हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्रांच ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ब्रांच ऑपरेशंस में हमने देखा कि कितने टाइप्स के ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसमें हमने पढ़ा जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में एंड वी हैव सीन दैट द जंप ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप। तो अनकंडीशनल जंप और जंप इंस्ट्रक्शंस हमने देखे लास्ट लेक्चर में एंड जो अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो कि 3 बाइट का होता है और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस भी 3 बाइट के होते हैं और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हर एक टोटल 4 फ्लैग्स का यूज़ किया जाता है कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस में, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग, और हर फ्लैग के साथ 2 कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड होते हैं। तो हमने ये सारे इंस्ट्रक्शंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। Now we are going to see a problem related to the jump instruction. Okay, we are going to see how can we use the conditional jump instructions. So the problem statement is load the hexadecimal numbers 9BH and A7H in registers D and E respectively and add the numbers. If the sum is greater than FFH, display 01H at output port 0, otherwise display the sum. तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पहले तो प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो जो ओवरऑल प्रॉब्लम है इसको कौन कौन से स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है? सबसे पहले तो क्या करना है, रजिस्टर्स डी और ई में 9BH और A7H को रिस्पेक्टिवली लोड करना है। उसके बाद अगले स्टेप में दोनों नंबर्स को ऐड करना है। फिर उसके अगले स्टेप में अगर जो एडिशन है वो सम FFH से ज़्यादा है तो आउटपुट पोर्ट 0 पर 01H को डिस्प्ले करना है, अदरवाइज सम को डिस्प्ले करना है। तो वी कैन ब्रेक द ओवरऑल प्रॉब्लम इनटू वेरियस स्टेप्स एज, हमने इस प्रॉब्लम को वेरियस स्टेप्स में डिवाइड कर लिया कि फर्स्ट स्टेप इज लोड द नंबर्स इन द रजिस्टर्स, देन इन द सेकेंड स्टेप add the numbers, in the third step check the sum whether the sum is greater than FFH or less than FFH. So if the sum is greater than FFH, then get ready to display 01 in the step 4. Otherwise, if the sum is not greater than FFH, then go to the step 5 to display the sum. Okay, and then step 6 is after 5 the step 6 is end. तो इस तरह से हमने एक जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको 6 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। अब इन स्टेप्स की हेल्प से हम लोग एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के बाद उसका असेंबली लैंग्वेज में उसके नेमोनिक्स लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट को अगर ड्रॉ किया जाए तो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टेप 1 में क्या करना है, नंबर्स को लोड करना है रजिस्टर्स में। तो स्टेप 1 इज लोड द नंबर्स इन रजिस्टर्स, देन स्टेप 2 इज add the numbers. So in the flow chart we mentioned at step 2 add numbers. Step 3 जो है वो check the sum. Is the sum is greater than FFH? Then 2 conditions होंगे, yes और no. उसके accordingly decision लेना होगा कि करना क्या है अगले स्टेप में। तो जो स्टेप 3 है हम देख सकते हैं कि ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेप है। तो फ्लो चार्ट में जब इसको डिसीजन मेकिंग स्टेप को एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया गया है स्टेप 3 को। इज देयर कैरी, और कैरी क्यों लिखा गया है
क्योंकि इज द सम इज ग्रेटर देन एफ एफ एच, इट मीन्स कि अगर सम एफ एफ एच से ज़्यादा होगा देन द कैरी विल बी जनरेटेड। तो इज द सम इज ग्रेटर देन एफ एफ एच, इसको हम लोग इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि इज देयर कैरी, इफ देयर इज कैरी then in the step 4 get ready to display 01H if the condition is satisfied, and if this condition is not satisfied, if answer is no, then go to the step 5। यहाँ पर अगर आंसर नो आ रहा था, if the answer is no then go to the step 5 to display the sum। ओके, तो स्टेप 5 में क्या होगा, सम डिस्प्ले होगा। तो if the answer is no then go to the step 5 to display the sum, then end of the program। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेप 3 है वो डिसीजन मेकिंग ब्लॉक है और प्रोग्राम का सीक्वेंस स्टेप 5 पर चेंज करना रह रहा है। ठीक है, स्टेप 5 पर जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है उसे चेंज करना है। तो पहली बात तो जो स्टेप 3 है, इज देयर कैरी, इसको अगर इसकी जब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जाएगी, इसके नेमोनिक्स लिखे जाएंगे, तो इज देयर कैरी इससे रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस। अगर कैरी नहीं आएगा तो स्टेप 5 पर जंप करना है। ठीक है, तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन JNC, here we can use the instruction JNC। और स्टेप 5 पर कौन सा एड्रेस होगा वो तो हमें अभी पता नहीं है, वी डोंट नो द एड्रेस, दैट्स व्हाई a label is used in the place of address and the label is mentioned as display। so if there is no carry then we can use the instruction GNC display। okay, so the program sequence will be changed and the execution will start from the label display। okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर चेंज हो रहा है सीक्वेंस, स्टेप 5 में स्टेप चेंज हो रहा है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज स्टेप्स द प्रोग्राम विल बी एंडेड। तो हमने फ्लो चार्ट को देखा, हाउ टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी कैन राइट द नेमोनिक्स रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम। तो लेट अस सी how the program will be written with the help of flowchart। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, लोड द नंबर्स इन द रजिस्टर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो रजिस्टर्स कौन से हैं और वो नंबर कौन से हैं जिनको लोड करना है रजिस्टर में, रेस्पेक्टिव रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर D में 90BH को लोड करना है, देन वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन MVI D, 9BH। When this instruction will be executed, then 9BH will be loaded into the register D। Then we have to load the number A7H in register E। We can use the instruction MVI E, A7H। The first step is completed। Now in the step 2 we have to add the numbers। जो ये जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करना है। एक नंबर जो है वो वन ऑफ द ऑपरेंट इज इन द रजिस्टर डी एंड द अदर ऑपरेंट इज इन द रजिस्टर E at this time। Now if we want to add these two operands, then we have to move one of the operands into the accumulator, because we know that in any of the addition instructions which we read in the previous lectures, one of the operand is in the accumulator। okay, so we have to move any one of the operand from either from register D or from the register E
into the accumulator. So we can use the instruction move a comma d here. a comma d से क्या होगा, जो ऑपरेंड है d में that is 9b, that will be loaded into the accumulator. तो अभी accumulator में कौन सा कंटेंट आ गया, 9b. And now we can use the add instruction to add the numbers, and one operand is now in the accumulator and the other is in the register E. So we can use the instruction add E. Okay, तो सेकेंड स्टेप तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. नाउ स्टेप 3 is the decision making step, and we have to make the decision, is there carry, and if then there is no carry, then jump to the instruction which is labeled if there is no carry, then jump to the display. ठीक है, जो कि डिस्प्ले स्टेप 5 का एड्रेस हमें पता नहीं है अभी, तो उसको वहां पर एक लेबल का यूज किया गया है डिस्प्ले का, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. तो वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन JNC display. If there is no carry, then jump to the label display. Okay, and if there is any carry, if the answer is yes, then what will be step 4? Step 4 will be get ready to display 01H, यानी कि 01 को डिस्प्ले कराना है. ओके, तो गेट रेडी टू डिस्प्ले 01H. ओके, गेट रेडी मीन्स कि हमें 01 को कहीं पर रखना होगा ना, किसी रजिस्टर में स्टोर करना होगा जिससे कि हम उसको डिस्प्ले करा सकें. तो कहाँ पर डिस्प्ले करा सकें, आउटपुट पोर्ट पर. यहाँ पर प्रोग्राम में मेंशन है स्टेटमेंट में कि इफ द सम इज ग्रेटर देन FFH देन डिस्प्ले 01H एट द आउटपुट पोर्ट 0. तो 01 को आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आउट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे. और इसके लिए जरूरी है कि वो 01 को हम पहले एक्यूमुलेटर में लोड कर सकें. तो वी विल यूज द इंस्ट्रक्शन MVI A,01H. इससे क्या होगा, 01 एक्यूमुलेटर में लोड हो गया. नाउ एट द 5th स्टेप डिस्प्ले करना है. जो भी कहाँ पर डिस्प्ले करना है, जो आउटपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस 00 है उस पोर्ट पर डिस्प्ले करना है. तो दोनों ही कंडीशन में अगर मान लीजिए कि इफ सपोज इफ देयर इज नो कैरी, देन द कौन सा सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा. और उस केस में जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, क्या कंटेंट होगा, वो रिजल्ट ही होगा. ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट होगा जो दोनों को ऐड करने के बाद आया, तो वो रिजल्ट आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा. और अगर ये जंप कब होगा, जब कैरी नहीं है, तब जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. और अगर कैरी है तो स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा. उस केस में 01 एक्यूमुलेटर में लोड होगा और देन स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा. एक्यूमुलेटर का कंटेंट 00 आउटपुट पोर्ट एड्रेस जिसका है उस एड्रेस पर डिस्प्ले होगा. देन एंड ऑफ द प्रोग्राम, HLT. Okay, in this way we can draw the flow chart and we can write the assembly language program. अभी जो प्रोग्राम हमने अभी देखा कि कैसे लिखना है, उसको यहाँ पर मशीन कोड के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. मशीन कोड विथ मेमोरी एड्रेस ऑल्सो. तो इस फिगर में हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है और कौन से एड्रेस पर स्टोर्ड है. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इसे मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एड्रेस जो कि हमने लिखा है और मशीन कोड की हेल्प से. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI D,9BH जो कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. 16 इज द ऑपकोड एंड 9B इज द ऑपरेंड. ये मेमोरी में 2000 और 2001 पर स्टोर्ड है, मेमोरी लोकेशन पर. सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज MVI E,A7H. ये भी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और ये मेमोरी में 2002 और 2003 एड्रेस पर स्टोर्ड है.
1E इसका ऑपरेंड है और A7 इज द 1E इसका ऑपकोड है एंड A7 इज द ऑपरेंड. नाउ द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज मूव A, D विच इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और मेमोरी में 2003 के बाद ये 2004 पर स्टोर्ड है. इसका मशीन कोड 7A है. The next instruction is add E which is also of 1 byte. इसका जो opcode है वो 83 है and it is stored at 2005 memory location. The next instruction is GNC display. This is 3 byte instruction. तो 3 byte है तो we know that कि GNC display जो है वो 3 byte instruction है. First byte इसका opcode होगा. D2 इसका opcode है जो कि 2006 पर stored है और जो बाकी के नेक्स्ट एड्रेसेस हैं 2007 और 2008 इन पर क्या स्टोर होगा. इन पर ये डिस्प्ले जहाँ पर लेवल किया गया है उसका एड्रेस होगा. तो वो एड्रेस अभी हमें पता नहीं है. सो वी कैन यहाँ पर हम बाद में इसका डेटा मेंटेन कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि इन 2 मेमोरी लोकेशंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं 2007 और 2008. इसके बाद में हमें जब पता चलेगा कि डिस्प्ले जो है उसका एड्रेस क्या है तो हम वहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट दीज 2 memory locations and the next instruction is MVI A,01H which is of again 2 bytes. First byte is opcode which is 3E and the second byte is operand which is 01. Then D3 जहाँ पर हमने डिस्प्ले को लेवल किया है उस पर कौन सा इंस्ट्रक्शन है out 00. ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. पहला बाइट इसका ऑपकोड है D3 और दूसरा बाइट पोर्ट एड्रेस है, आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है 8 बिट्स का. तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो D3 जो डिस्प्ले है लेवल उसका एड्रेस कहाँ है 2000B. यानी कि जब GNC डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड देन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल गो टू हियर. यहाँ पर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम का out 00H पर या डिस्प्ले पर. मतलब कौन से एड्रेस पर 2000B पर. तो यहाँ पे हम कौन सा एड्रेस लिख सकते हैं जो हमने ब्लैंक छोड़ा था. पहले लो ऑर्डर एड्रेस को स्टोर कराते हैं दैट इज 0B. देन हाई ऑर्डर एड्रेस विल बी स्टोर्ड दैट इज 20. तो इस तरह से हम यहाँ पर GNC डिस्प्ले का जो है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन इसका मशीन कोड लिख सकते हैं. देन द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज HLT to end the program and the machine code is 76. This is 1 byte instruction which is stored at 2000D. In this way the machine code and memory address are written here and we can store these machine codes at the respective memory addresses and then we can execute the this program. Okay, अगर यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ये है कि हमने जो GNC इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए इज देयर कैरी. तो हमने GNC इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है. द क्वेश्चन इज कैन वी यूज़ द JC इंस्ट्रक्शन. क्योंकि हम जानते हैं कैरी फ्लैग के साथ 2 जंप के कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड होते हैं. द वन इंस्ट्रक्शन इज JC 16-bit एड्रेस, द अदर इंस्ट्रक्शन इज GNC 16-bit एड्रेस. और GNC 16-bit एड्रेस का यूज़ हमने किया है इस प्रोग्राम में. तो क्या हम JC 16-bit एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं. तो क्या होगा अगर JC 16-bit एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो JC मीन्स जंप ऑन कैरी. ओके, तो उसके लिए ये फ्लो चार्ट है. यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ये लिखें इज देयर कैरी और कैरी नहीं है तब सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तब जंप करना है. और अगर हम यही सपोज करें कि हमने अगर JC ये कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए GNC इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम यही सपोज करते हैं कि अगर हम JC इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं JC इंस्ट्रक्शन देन जंप ऑन कैरी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर जंप ऑन कैरी कहाँ पर जंप करना है तो इसमें जो येस और नो के प्लेसेस हैं अगर हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ये जो येस और नो के प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, कैसे चेंज हो जाएंगे. तो इज देयर कैरी, इफ देयर इज कैरी देन yes
then we can use the jump instruction, jump on carry to display 01H, okay, and then end the program. And if the answer is no, if there is no carry, then display the sum, then end of the program. तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ JNC इंस्ट्रक्शन का यूज करें. वी कैन इन दिस एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, वी कैन आल्सो यूज द JC इंस्ट्रक्शन, बट द फ्लो चार्ट विल बी चेंज्ड. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 बार एंड प्रोग्राम, दोनों ही केस में 2 बार एंड का यूज किया गया है. तो यहाँ पर पिछले जो इंस्ट्रक्शंस थे उनसे कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस का यूज होगा अगर इस फ्लो चार्ट का यूज करते हैं. तो वी कैन यूज both the instructions, either JNC 16-bit address or JC 16-bit address in this particular example. Okay, तो यहाँ पर अगर हम कुछ important conclusions को देखें, तो हमने पढ़ा जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में. तो जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में, चाहे वो कंडीशनल जंप हो या अनकंडीशनल जंप हो, क्या कंक्लूजन निकलता है कि द जंप इंस्ट्रक्शंस कैन चेंज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा था, उस ऑर्डर से प्रोग्राम का कंट्रोल किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर भी ले जाया जा सकता है. तो जंप इंस्ट्रक्शन कैन चेंज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स सीक्वेंशियल ऑर्डर, एंड it can execute the instructions from the different memory locations. तो जंप इंस्ट्रक्शन से जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है वो ऑल्टर किया जा सकता है, और जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे थे वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ना करके किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन से भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शंस. और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रीसीडिंग ऑर्डर में भी हो, मतलब जंप जो हो रहा है किसी दूसरे लोकेशन पे वो बाद में आए, वो पहले भी हो सकता, पहले भी किसी लोकेशन पर जंप किया जा सकता है. तो जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो है उसे अहेड भी कर सकते हैं और उसके बिफोर भी कर सकते हैं. ओके, इन बोथ वे इट इज पॉसिबल. तो हमने जो जंप इंस्ट्रक्शंस पढ़े वो 2 तरह के पढ़े, एक कंडीशनल जंप और एक अनकंडीशनल जंप. जो अनकंडीशनल जंप है उसमें हमने जो एग्जांपल देखा था, तो उस एग्जांपल में वो अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन एक कंटिन्यूस लूप को सेट करने के लिए यूज हो रहा था. हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें स्विचेस के पोजीशंस को रेगुलरली कंटिन्यूसली मॉनिटर करना था और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करना था, डिफरेंट प्रोसेसेस को. तो जंप जो अनकंडीशनल जंप जो है उसका यूज किया जा सकता है कंटिन्यूस लूप को सेट करने में. ओके, एंड जो कंडीशनल जंप है, तो कंडीशनल जंप का यूज किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. और कंडीशनल जंप्स जो होते हैं वो फ्लैग कैसे कंडीशन लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्लैग्स, क्या स्टेटस है फ्लैग्स का. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके थ्रू जो भी रिजल्ट आता है वो दैट रिजल्ट मॉडिफाइज द फ्लैग. और जंप इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस कैन यूज द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स एंड मेक द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स. तो इस तरह से जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द फ्लैग स्टेटस वो डिसीजन उनसे लिया जा सकता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. ओके, तो हमने इस तरह से जंप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा कि 2 तरह के जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन एंड अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, और वो कौन से सिचुएशंस में इन अलग अलग जंप इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जा सकता है we have also discussed. Okay, now actually we are studying about the 8085 instruction set, and we studied that the 8085 instruction set can be categorized into 5 types depending on the functionality. तो पहला हमने पढ़ा ग्रुप डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस का, दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, तीसरा पढ़ा
लॉजिकल ऑपरेशंस का, फोर्थ वाज ब्रांच ऑपरेशंस, एंड नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ operation is machine control operations. So these instructions affect the operation of the processor. और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं उनमें से एक है HLT. इसका एग्जांपल भी यही है HLT. दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड अगर जब HLT इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जाएगा एंड माइक्रो प्रोसेसर विल वेट. So this instruction is used to stop the processing. The other machine control operation is NOP. अच्छा, HLT का जो मीनिंग है उसको हॉल्ट बोलते हैं और NOP मीन्स नो ऑपरेशन. एग्जाम्पल भी इसका यही है, नो ऑपरेशन, NOP. एंड दिस इज ऑल्सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. और कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा इससे? डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन. ओके, तो ये मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस है. तो HLT जो है उसका मीनिंग है हॉल्ट, मीन्स की स्टॉप प्रोसेसिंग एंड वेट. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेसर जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है उसको स्टॉप करता है और वेट करता है. उस केस में जो एड्रेस बस और डेटा बस हैं वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चले जाते हैं. एंड NOP, नो ऑपरेशन, दैट डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन. तो क्या होगा इससे, इसका यूज क्यों किया जाता है NOP का अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है? तो इट इज जनरली यूज टू इंक्रीज द जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो NOP, नो ऑपरेशन का यूज किया जाता है. तो इस तरह से हमने 8085 के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में स्टडी किया कि 8085 में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज किए जाते हैं. और जो टोटल, अगर मैं उनकी समरी एक बार बता देती हूँ कि टोटल जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं 8085 में उनको 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी. पहले टाइप जो है डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन है. तो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन में हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़े जिनकी हेल्प से डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. एंड द सोर्स कैन बी आइदर एनी रजिस्टर, any general purpose register or accumulator or any memory location. Okay, or input or it can also be input or output port. और इसी तरह से अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन भी कोई भी रजिस्टर हो सकता है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स BCDEHL या एक्यूमुलेटर या मेमोरी लोकेशन हो सकता है या इनपुट या आउटपुट पोर्ट हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलरली सोर्स की बात करें तो इन सोर्स मींस कि जहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो सोर्स में इनपुट पोर्ट हो सकता है और डेस्टिनेशन में आउटपुट पोर्ट हो सकता है. वी जनरली से IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को. तो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन से जो डेटा का ट्रांसफ़र है वो सोर्स से डेस्टिनेशन में होता है. और हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को देखे जिसमें डेटा को किस तरह से एक्सेस किया जा रहा है इसके हिसाब से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के थे. और डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में. तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस में हमने डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट देखे. ये the 8085 microprocessor can perform the different arithmetic operations such as addition, subtraction, increment, decrement. और ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस हैं उनमें 2 ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड वन ऑफ द ऑपरेंड will be in the accumulator. And after execution of either addition or subtraction, the result will be stored in the accumulator and the flag register will be modified according to the result. इसका मतलब कि जो फ्लैग्स हैं डिफरेंट 5 फ्लैग्स हैं वो या तो सेट होंगे या रीसेट होंगे डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट. इसी तरह से जो अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो किसी भी रजिस्टर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है. एंड द रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट operation will be stored in that particular register.
देन वी हैव सीन द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमने देखे, एंड, और, एक्स और, एंड, कॉम्प्लीमेंट, और इनका जो रिजल्ट था वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। एंड flags are modified. Then we discussed about ब्रांच ऑपरेशंस। तो ब्रांच ऑपरेशंस में हमने जंप इंस्ट्रक्शंस देखे। जंप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप। और ये जो जंप इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 बाइट के इंस्ट्रक्शंस हैं। जो अनकंडीशनल जंप है उसमें बिना किसी कंडीशन के प्रोग्राम का सीक्वेंस उसके सीक्वेंशियल ऑर्डर से हटा के किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट किया जा सकता है। एंड जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस हैं वो with the help of flags, with the help of 4 flags का यूज करके कंडीशन को पहले चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो ऑल्टर हो जाता है, और जो एड्रेस दिया हुआ है उस कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस एड्रेस से शुरू होता है। ओके, देन मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस, जिसमें हमने देखा HLT और NOP। ओके, तो इसके बाद हम लोग इस तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 का मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमने पढ़े। जो रिमेनिंग कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड how to write assembly language programs with the help of an example। तो assembly language programs को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू।